सेशन में हम लोगों ने बात की थी कि अपने करियर का सिलेक्शन कैसे करना है, और 10th स्टैंडर्ड तक के स्टूडेंट्स के लिए ये करियर सिलेक्शन के चॉइसेस जो है वो चॉइसेस, बोर्ड के सिलेक्शन के चॉइसेस और उसके बाद सब्जेक्ट के सिलेक्शन के चॉइसेस, इसके बारे में हमने बात की थी। एंड हमने पहले सेशन में एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स के बारे में बात की थी। उसके बाद सेशन नंबर 2 में हमने पर्सनालिटी के साथ में करियर के चॉइसेस कैसे करने चाहिए उसके बारे में बात की थी। अपनी एबिलिटी के ऊपर बेस्ड कैसे अपना सिलेक्शन करना चाहिए था उसके बारे में बात की थी। उसके बाद में देन वी वेंट अहेड विद द बोर्ड सिलेक्शन। इन लास्ट सेशन जब हम 11 तारीख को मिले थे तो वी हैड स्पेसिफिकली टॉक्ड अबाउट द सिलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स आफ्टर 10th स्टैंडर्ड्स, हाउ टू डू इट। एंड ऑफ द सेशन मैंने आप लोगों से बात की थी कि कैसे स्पेसिफिकली ढेर सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं और इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट अगर आप 10th स्टैंडर्ड में सिलेक्ट करते हो तो उसमें से कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप अपीयर कर पाएंगे, इसके बारे में हमने बात की थी। टुडे वी आर स्पेसिफिकली गोइंग टू टॉक अबाउट द वेरियस career and profession options available after selection of the subjects in 10th standard। इस साल जिन्होंने 12th अपीयर किया है, जिन्होंने शायद JEE का पहला वाला मेंस का एग्जाम भी दिया है, उनका कुछ परसेंटाइल भी आया हुआ है और अभी वो अपीयर करने वाले हैं अगली बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। मुझे लगता है कि आज 12th स्टैंडर्ड के हमारे जितने भी स्टूडेंट्स इस लाइव सेशन को देख रहे हैं वो एक कागज पेन लेके बैठे ताकि बहुत सारी चीजें आपके साथ मैं जो शेयर कर रहा हूं वो आप लिख पाएंगे। इन सारी चीजों को कंपाइल करने के लिए मैंने ये 12th स्टैंडर्ड के सारे जितने भी करियर ऑप्शंस है, 12th स्टैंडर्ड के बाद जितने भी करियर ऑप्शंस है, इन करियर ऑप्शंस को 2 एरियाज में उसको डिवाइड किया है। ये जितने भी करियर ऑप्शंस है, इन करियर ऑप्शंस में से कन्वेंशनल ये एक पार्ट हमने देखा, कन्वेंशनल ये एक एरिया मैंने डिवाइड किया इसको कि सारे जितने 12th स्टैंडर्ड के बाद करियर ऑप्शंस है, ये सारे करियर ऑप्शंस को हम कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल, अब इसका मतलब भी हम समझ लेंगे, कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल ऐसे करियर्स हमने सिलेक्ट किए, सेग्रीगेट किए, और अनकन्वेंशनल या ऑफबीट करियर्स ऐसे मैंने उसको सेग्रीगेट किया ताकि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये सारे स्टूडेंट्स को आसानी हो सिलेक्शन करने में भी और सोचने में भी कि वाकई में इनमें से मेरे लिए सूटेबल कौन सा है। लेट मी गिव एन एग्जांपल। हमारे कुछ विद्यार्थी, रादर आई शुड से बहुत सारे विद्यार्थी नीट की एग्जाम देते हैं। ये नीट की एग्जाम में वो सिलेक्शन करते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, साथ साथ में मे बी फिशरीज का ऑप्शन लेते हैं। लेकिन नीट की एग्जाम देने के बाद दे आर नॉट वेरी श्योर कि अगर मेडिकल साइंस में मेरा एडमिशन नहीं होता है, जिसको मैं मेडिकल साइंस का मतलब MBBS में एडमिशन नहीं होता है या BDS में एडमिशन नहीं होता है या बाकी जितने भी टेक्निकल मेडिसिन से जुड़े हुए सब्जेक्ट्स हैं या करियर ऑप्शन है, उसके साथ में अगर मेरा सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर मेरे पास में अनकन्वेंशनल या ऑफबीट ऐसे कौन से करियर्स है जो PCB के साथ में मैं कर सकता हूं। मुझे ये नहीं करना है ऐसा नहीं, लेकिन मैंने पूरी कोशिश करने के बाद में नहीं हुआ तो क्या। मुझे ऐसा लगता है कि जो सबसे पहला सवाल मैंने आप लोगों से पूछा था कि डू वी रियली वांट टू एंटर इनटू अ जॉब और डू वी वांट टू गो इनटू बिजनेस। दिस विल बी द क्रक्स ऑफ द स्टोरी एट द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन। ठीक है, हम थोड़ा और डिटेल में और डेप्थ में इन दोनों के बारे में बात करेंगे। लेट अस अंडरस्टैंड दिस, राइट। फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस विल come down again to the various subject options and the specific science, commerce and arts। अब कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज ये 2 एरियाज में काम करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ऑप्शन जो है वो ऑप्शन PCB, PCM और PCMB इनके साथ में करने से है। मुझे ऐसा लगता है कि ये इतना वास्ट एरिया है साइंस का कि इसके जब मैं डिटेलिंग कर रहा था या जब मैं एनालिसिस कर रहा था तो कम से कम ये प्रोफेशनल, ये कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल जो भी एरियाज है या करियर्स है, इसमें आई वुड से नॉट लेस देन 300 प्लस ऑप्शंस आर अवेलेबल बोथ एरियाज। अब ये कॉमन ऑब्जर्वेशन है मेरा कि अनकन्वेंशनल जो एरियाज है उस अनकन्वेंशनल एरियाज में मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स we enter into a business, rather I should say unconventional area जो है वो आपको बिजनेस की तरफ ले जाते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ले जाते हैं, और कन्वेंशनल एरिया जो है वो बाय एंड लार्ज आपके साथ में मतलब जॉब प्रोफाइल के साथ में वो जुड़े होते हैं, ऐसा मेरा मानना है।
सबसे पहले हम देखते हैं साइंस के साथ में कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज, इन दोनों एरियाज के कन्वेंशनल कोर्सेस या कन्वेंशनल प्रोफेशंस, और साथ साथ में कन्वेंशनल के साथ साथ में अनकन्वेंशनल प्रोफेशन जो है वो हम अगले सेशन में देखेंगे कॉमर्स और आर्ट्स के साथ। इस कन्वेंशनल टेक्निकल एरिया में, या जिसको हम साइंस वाला एरिया बोलते हैं, इस एरिया के साथ में अगर हम चलते हैं तो मुझे लगता है कि टू बिगिन विथ हम इंजीनियरिंग के साथ में बात करेंगे। द मोस्ट कॉमन टेक्निकल एरिया विथ द मोस्ट कॉमन, आई एम सेइंग द मोस्ट कॉमन टेक्निकल एरिया विथ साइंस बैकग्राउंड या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बैकग्राउंड, जो सब्जेक्ट्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स लेते हैं वो बाय एंड लार्ज मैक्सिमम लोग जो है, मैक्सिमम बच्चे जो है वो इंजीनियरिंग की तरफ जाते हैं। दैट इज द मोस्ट कन्वेंशनल एरिया। इस इंजीनियरिंग को हम बी या मतलब बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या फिर बीटेक, जिसको हम बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी ऐसा बोलेंगे, ये कन्वेंशनल एरिया सबसे पहला। अब इसकी ढेर सारी ब्रांचेस हैं और उन ब्रांचेस में से कुछ एक ऐसी ब्रांचेस हैं जो ब्रांचेस आपकी अनकन्वेंशनल एरिया की तरफ आपको ले जाती है। उसके बारे में हम थोड़ा सा बाद में बात करेंगे। तो बी ये सबसे पहला, मतलब इंजीनियरिंग ये जो है ये सबसे पहला कन्वेंशनल एरिया है। दूसरा जो कन्वेंशनल एरिया जो मुझे दिखाई देता है, जो मोस्टली मैक्सिमम बच्चे लेते हैं, वो है एमबीबीएस या वो है मेडिसिन। इस मेडिसिन में प्रिफरेबल पहला वाला फर्स्ट प्रेफरेंस जो रहता है लोगों का, दैट फर्स्ट प्रेफरेंस गोज टू एमबीबीएस। ठीक है, अब ये फर्स्ट प्रेफरेंस गोज टू एमबीबीएस ये मैं इसलिए बोल रहा हूं, एडमिशन सबको नहीं मिलता है, ठीक है ना, लेकिन ट्राई जो करते हैं लोग वो सबसे पहले एमबीबीएस के लिए लोग ट्राई करते हैं। ठीक, अब ये एमबीबीएस के लिए ट्राई करते हैं, एमबीबीएस नहीं होता है तो ऑब्वियसली इसके बाद क्या करना है। हाँ, अब एमबीबीएस अगर नहीं पॉसिबल है, एमबीबीएस नहीं होता है तो उसके बाद क्या करना है, तो फिर लोग सेकंड ऑप्शन जो ऑप्ट करते हैं या सोचते हैं वो बीडीएस होता है, बैचलर ऑफ डेंटिस्ट्री, है ना, डेंटल साइंस है जिसको हम कहते हैं। ये एमबीबीएस बीडीएस के बाद में देयर आर मल्टीपल अगेन ऑप्शंस जो मेडिसिन लाइन के साथ में जुड़े हुए हैं या डॉक्टर ये लेवल आपको देते हैं, जिसमें टिपिकली ऑक्यूपेशनल थेरेपी और फिजियोथेरेपी आर दी नेक्स्ट ऑप्शंस अपार्ट फ्रॉम योर एमबीबीएस बीडीएस। उसके बाद ऑक्यूपेशनल थेरेपी फिजियोथेरेपी, ये दो ऑप्शंस आते हैं। उसके बाद में बीएएमएस बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन साइंस, उसके बाद में बीएचएमएस होम्योपैथिक मेडिसिन, उसके बाद में बीईएमएस इलेक्ट्रोपैथिक मेडिसिन, उसके बाद बीयूएमएस, उसके बाद में बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंसेस, उसके बाद में नेचुरोपैथी एंड योगा साइंसेस। मैं जो बच्चे नीट के लिए अपेयर कर रहे हैं उन बच्चों के लिए ये आगे के ऑप्शंस आपको बता रहा हूं। ये इसलिए क्योंकि ये फॉल बैक प्लान भी है ना, ये इसलिए क्योंकि ये फॉल बैक प्लान भी है। अगर एमबीबीएस नहीं होता है तो फिर बीडीएस, बीडीएस नहीं होता है तो आगे में ओटीपीटी, ओटीपीटी नहीं होता है तो फिर बीएएमएस, बीएचएमएस, डीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएसएमएस, उसके बाद में बीएनवाईएस मतलब योगा साइंसेस का, उसके बाद में बीएसएमएस जिसको हम कहते हैं बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन एंड साइंसेस। ठीक है, अब ये एक ऑप्शन के बाद में दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट ऑप्शन, कन्वेंशनल ऑप्शन विच मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑप्ट इन फॉर। ठीक है, अभी सिनारियो हमारे यहां ऐसा है कि मान लीजिए 12th स्टैंडर्ड में बहुत कोशिश की मैंने, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लिया, कोई एक क्लास ज्वाइन किया, उसके बाद में बहुत सारे एफर्ट्स मैंने लिए, उसके बावजूद भी मुझे जो चाहिए उसमें एडमिशन नहीं मिल रहा है। ठीक है, जो चाहिए उसमें मुझे एडमिशन मान लो नहीं मिल रहा है, तो कॉमनली हमारे विद्यार्थीगण क्या करते हैं, वो दो एक्सट्रीम एंड्स के ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। एक्सट्रीम एंड्स कैसे, एक एक्सट्रीम एंड मैं फिर एक बार रिपीट करता हूं, मतलब आई एम गोइंग टू रिपीट अगेन, फिर से एक बार मैं ट्राई करता हूं, फिर से एक बार नीट की प्रिपरेशन जो है उसको रिवाइज करता हूं, रीप्रिपेयर करता हूं एंड आई विल गिव अगेन, रिपीट करता हूं। या फिर दूसरे ऑप्शन में वो अपने पेरेंट्स के ऊपर सारी जिम्मेदारी डाल देते हैं। कैसे कि अभी मुझसे तो नहीं हो पा रहा है, चलो अब आप बताओ क्या करना चाहिए मैंने, यू टेल मी नाउ व्हाट एम आई सपोज्ड टू डू। और इस मामले में सबसे तीसरा जो डेंजरस ऑप्शन जो लोग फिलहाल ऑप्ट करते हैं कि इधर नहीं हुआ, नीचे आया तो बीडीएस नहीं हुआ, बीएमएस नहीं हुआ, बाकी कहीं पे भी नहीं हुआ, तो थर्ड ऑप्शन जो है, मतलब इंजीनियरिंग ये एक ऑप्शन है, मेडिसिन के साथ जुड़ा हुआ दूसरा ऑप्शन है, टेक्निकल एरिया में ही थर्ड ऑप्शन जो है, दैट थर्ड ऑप्शन व्हाट पीपल ऑप्ट इन इज बीएससी, बैचलर ऑफ साइंस। ये सोच के कोई करता है कि मुझे बीएससी ही करना है और उसके बाद में क्या करना है ये डिसाइड करके कोई करता है तो बात अलग है, लेकिन अगर बाय चांस
भाई चॉइस की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अगर बाय चांस एमबीबीएस में एडमिशन नहीं हुआ, बीडीएस में एडमिशन नहीं हुआ, बाकी मेडिसिन के किसी भी स्ट्रीम में एडमिशन नहीं हुआ, तो मैं बीएससी में जाऊंगा एंड देन आई डू बीएससी एंड देन आई विल थिंक व्हाट एम आई सपोज्ड टू डू। फिर वही बात आ गई जो हमने सबसे पहले सेशन में की थी, जो गलती मैक्सिमम लोग करते हैं वही आप कर रहे हैं। और शायद इसीलिए ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे कन्वेंशनल एरियाज है वैसे अनकन्वेंशनल भी बहुत सारे एरियाज और बहुत सारे डोमेन खुले हैं आपके लिए, जिसके ऊपर एक बार विचार करना आपको जरूरी है। देखते हैं आगे। तीसरा ऑप्शन मैंने बोला आपको बीएससी। अब बीएससी में करीब, जैसे इंजीनियरिंग में करीब करीब 40-42 एरियाज है जिसके अंदर में जो स्पेशलाइजेशन है जिसमें आप इंजीनियरिंग कर सकते हो, वैसे ही बीएससी में भी करीब 30-35 ऑप्शन ऐसे हैं जहां पे आप स्पेशलाइजेशन कंफर्टेबली कर सकते हो। मतलब किसी एक स्पेसिफिक एरिया में आप अपना बैचलर ऑफ साइंस के साथ में काम कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में तीसरा या चौथा जो मेजर ऑप्शन दिखाई देता है टेक्निकल एरिया में, जो कन्वेंशनल कहलाएगा, उसको आर्किटेक्चर कहते हैं। तो बी एमबीबी बी मेडिसिन मतलब टेक्नोलॉजी मेडिसिन, उसके बाद में आपका बीएससी बैचलर ऑफ साइंस, उसके बाद में बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। उसके बाद में पांचवा जो ऑप्शन है उसको हम कहते हैं फार्मेसी। तो पिछले पहले वाले जो 3 सेशंस थे वो 3 सेशंस में कहीं हमने सोचा था, कहीं हमने बात की थी, एंड बिलीव मी जैसा लास्ट टाइम मैंने आपसे शेयर किया था कि बहुत सारे स्टूडेंट से मैंने बात की है, और ये सारे स्टूडेंट 10th स्टैंडर्ड से ग्रेजुएशन लेवल तक के स्टूडेंट्स हैं। और इन स्टूडेंट से मैंने पूछा कि कौन से प्रोफेशंस आने वाले 5 से 10 साल तक के सबसे बेस्ट आपके लिए सूटेबल रहेंगे, ठीक है। अब ये जो 5 से 10 सेशंस की मैंने बात की थी बहुत सारे लोगों से, तो लोगों का कहना, लोगों का मानना यह है कि हेल्थ केयर से जुड़े हुए जितने प्रोफेशंस हैं, फूड इंडस्ट्री से जुड़े हुए जितने प्रोफेशंस हैं, डाटा के साथ में या डेटा एनालिसिस के साथ में या कंप्यूटर साइंस के साथ में जितने भी प्रोफेशन जुड़े हुए, ये सारे प्रोफेशंस आने वाले 5 से 10 साल के बीच में बूम पे रहेंगे। मतलब ये कि आज हमने सीरियसली एक बार चिंतन करना चाहिए कि जो कन्वेंशनल एरिया है उसमें हमने जाना है, या जो सो कॉल्ड अनकन्वेंशनल एरिया है उस सो कॉल्ड अनकन्वेंशनल एरिया में हमने चिंतन करना है, ठीक है। चलते हैं आगे। बीएससी प्योर साइंस की हमने बात की थी, जिसमें बीएससी आप केमिस्ट्री के साथ कर सकते हो, बायोलॉजी के साथ कर सकते हो, फिजिक्स के साथ कर सकते हो, मे बी मैथमेटिक्स के साथ कर सकते हो, कॉम्बिनेशंस अलग अलग है, बॉटनी, जूलॉजी, जियोलॉजी, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। चलते आगे चलते। इसके बाद में बीएससी के अंदर में ही एक और एरिया जो मुझे दिखाई देता है, जो कन्वेंशनली बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑप्ट कर रहे हैं पिछले 5 साल से, जिसको हम कहते हैं बीएससी नर्सिंग। ये एक ऐसा ऑप्शन है जो हम कन्वेंशनल भी कह सकते हैं। इसमें कुछ स्पेशलाइजेशंस आगे आ चुके हैं जिसके बारे में हम थोड़ी देर के बाद बात करेंगे। तो बीएससी नर्सिंग एक एरिया है। उसके बाद में अभी पिछले कुछ वर्षों में ऐसे वो सारे स्टूडेंट जिन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ऑप्ट किया है, वो स्टूडेंट जो है वो जा रहे हैं बीसीए की तरफ, या बीएससी आईटी की तरफ, या बीएससी सॉफ्टवेयर की तरफ, है ना। अब ये बीएससी आईटी, बीएससी सॉफ्टवेयर, बीसीए, ये क्या चक्कर है ये हम समझते हैं। जैसे बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में या बीटेक में आप देखेंगे कि कंप्यूटर साइंस एक ऐसा डोमेन है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब आईटी एक ऐसा डोमेन है जहां पे बहुत सारे लोग एंटर कर चुके हैं, जिसमें से लोगों को बेनिफिट हुआ है, जॉब्स भी बहुत सारे मिले हैं और लोगों ने काफी हद तक इसमें पैसा भी कमाया ऑब्वियसली, और जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है। सिमिलरली उससे नीचे का थोड़ा सा कोर्स जो है, मतलब बीटेक जो है वो 4 साल का कोर्स है, वैसे बीएससी जो है ये 3 साल का कोर्स है, और उसके बाद में एमएससी होता है, चाहे वो आईटी में हो, चाहे सॉफ्टवेयर में हो, चाहे फिर बीसीए के बाद में एमसीए होता है, जिसको हम मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कहते हैं। बिलीव मी, बहुत सारे बच्चे बीसीए में इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको कंप्यूटर में इंटरेस्ट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके पास में रीजनिंग एबिलिटी ना होने से या मैथमेटिकल स्किल उस लेवल के ना होने से वो बीएससी कंप्यूटर एप्लीकेशन कंफर्टेबली नहीं कर सकते, ऑल्दो इट इज अ वेरी लुक्रेटिव एंड वेरी वेरी वंडरफुल डोमेन टू वर्क अलॉन्ग विद। एमसीए बहुत सारे लोग हमारे परिचित हैं और हम उनसे बात करते हैं जो आईटी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। ये सारे के सारे लोग कहते हैं कि बीई कंप्यूटर साइंस से बेटर, एप्लीकेशन वाइज बीई कंप्यूटर साइंस से बेटर हम एमसीए कंप्यूटर मतलब मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन वाला जो स्टूडेंट है, इस स्टूडेंट को लेना हम प्रेफर करेंगे क्योंकि उसके पास कंपैरेटिव टू बीई नॉलेज ज्यादा होगा, ठीक है। अब ऐसा सिलेबस में क्या है ये आपको एक बार सोचना है, और आगे 5 साल तक के कौन कौन से प्रोफेशंस बेहतर रहेंगे आपके लिए ये भी थोड़ा सा विचार करना है। इसमें एक और एरिया है टेक्निकल लाइन में जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी के साथ में जुड़ा हुआ है, 12th स्टैंडर्ड में जिन्होंने लिया है उसको हम HMCT कहते हैं, होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी। तो
फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी भी अगर आपने लिया है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स भी अगर आपने लिया है, तो भी एक ये ऑप्शन भी होता है कि उसमें बैचलर्स कोर्स होता है। एंड ऑलमोस्ट ऑल हिंदुस्तान की सारी यूनिवर्सिटीज में, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस में, डीम्ड यूनिवर्सिटी में ये भी कोर्स एक बहुत महत्वपूर्ण चलता है, जिसको हम होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी कहते हैं। इसका आगे का एक्सटेंशन या स्पेशलाइजेशन जो है वो बहुत डाइवर्सिफाइड जाते हैं और वो अनकन्वेंशनल एरिया में जाते हैं। ये एचएमसीटी के बाद में बीएससी एग्रीकल्चर, दिस इज अगेन वन ऑप्शन विच मोस्ट ऑफ द अपकंट्री स्टूडेंट्स आर ऑप्टिंग फॉर। जैसे जो 10 प्रोफेशन की मैंने मेरे स्टूडेंट से बात की थी, या मेरे कलीग से, या जो भी फ्रेंड्स हैं उनके बच्चों से बात की थी, तो उसमें ये सारे के सारे जितने भी लोग थे, ये बहुत सारे, मतलब मैक्सिमम लोग जो है वो अर्बन एरियाज के थे। ऑब्वियसली वो 10 के 10 प्रोफेशन में सिर्फ 10% ऐसे लोग थे जिन्होंने बोला कि फार्मिंग या एग्रीकल्चर विल बी अ बूम इंडस्ट्री इन द नेक्स्ट कमिंग 5 to 10 years ऑफ टाइम। ये कह रही है कि आने वाले कुछ सालों में, ऑब्वियसली आने वाले कुछ 5 से 10 सालों में, एग्रीकल्चर विल बी वन ऑफ द मेजर इंडस्ट्रीज टू वर्क अलॉन्ग विद, जहां पे सेल्फ एफिशिएंसी भी रहेगी, एफिशिएंसी भी रहेगी, और खुद के काम से पैसे कमाने का एक बहुत बेहतरीन जरिया। फूड इंडस्ट्री के साथ, वेजिटेबल्स के साथ फार्मिंग, ये बहुत बेहतरीन एरिया रहेगा। बीएससी एंड एमएससी एग्रीकल्चर इज वन ऑफ द अपकमिंग, और अदर आई शुड से इज वन ऑफ द मेजर एरियाज, कन्वेंशनल एरियाज टू वर्क अलॉन्ग विद इफ यू ऑप्ट इन फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी। इसके साथ में 2 ऐसे और एरियाज है जहां पे थोड़ा सा हमने विचार करने की जरूरत है, जो कन्वेंशनल एरिया में आते हैं, जिसमें से एक मेजर एरिया जो है जिसको हम बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंसेस बीलिप कहेंगे, उसके आगे में ऑब्वियसली एक्सटेंशन एमलिप भी होता है। एंड मर्चेंट नेवी इज वन मोर ऑप्शन वेयर इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या टेक्निकल एरिया में जो लोग बच्चे पढ़े हुए हैं वो मर्चेंट नेवी में या फिर आर्म फोर्सेस में जाने के लिए, जैसे लास्ट टाइम भी हमने बात की थी कि अगर आपको एनडीए करना है, स्पेसिफिक आर्म फोर्सेस में एंट्री करनी है, तो भी टेक्निकल एरिया ही वो कहलाता है, क्योंकि अल्टीमेटली एनडीए करने के बाद भी आपको बीएससी की डिग्री मिलती है एंड ऑब्वियसली यू गेट अ जॉब अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद द आर्म फोर्सेस। तो 12th स्टैंडर्ड में जिन्होंने साइंस, प्योर साइंस लिया हुआ है, एक कोशिश, एक एफर्ट मुझे ऐसा लगता है कि फोर्सेस के लिए करें, क्योंकि अभी कुछ सालों में, आने वाले 5-7 सालों में आर्म फोर्सेस का, जैसा हमारा कोविड-19 की वजह से ओवरऑल एजुकेशन पैटर्न बदल रहा है, सिस्टम चेंज हो रहा है, लोगों का देखने का नजरिया थोड़ा सा बदल रहा है, वैसे ही फोर्सेस में भी जाने के लिए अभी रिसेंटली जो अनाउंसमेंट हुआ है कि 3 साल का शॉर्ट सर्विस कमीशन जो है वो 3 साल के लिए भी हम करेंगे। 10 साल के लिए ऑलरेडी एसएससी है, 10+4 का ऑप्शन आपके पास ऑलरेडी शॉर्ट सर्विस कमीशन का है, वैसे 3 साल के लिए भी फोर्सेस में जाने को लोग लेने के लिए तैयार रहेंगे। तो ये भी एक ऑप्शन थोड़ा सोचा जा सकता है। जो बच्चे अभी इस साल 12th अपियर करें उनके लिए ये नई अपॉर्चुनिटी आई है, ऐसा मुझे लगता है। जैसा मैंने एमलिप कहा, तो उसमें कन्वेंशनल एरिया में बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी फिलहाल 5 साल में ऑप्शन जो ले रहे हैं वो एक कन्वेंशनल ऑप्शन एक और ले रहे हैं, जिसको हम कहेंगे बीटेक इन नेवल आर्किटेक्चर एंड शिप बिल्डिंग। विशाखापट्टनम से लेके तो जितने भी हमारे कोस्टल एरियाज है, जहां जहां पे नेवल बेसेस है, उस एरियाज में या उन एरियाज के आसपास में इसके ढेर सारे कॉलेजेस हैं। एंड दिस इज वन ऑफ द मेजर अपकमिंग एरिया, जहां पे आप डायरेक्टली बीटेक करने के बाद में एंट्री आपकी सीडीएस के थ्रू या डायरेक्टली एंट्री भी आपकी टेक्निकल एरिया में फोर्सेस में होती है। मेरे ख्याल से साइंस के ये जो कन्वेंशनल स्ट्रीम्स है, ये कन्वेंशनल स्ट्रीम्स को थोड़ा सा हमने एक बार समझने की कोशिश करनी चाहिए फिर से। ये जब तक के नहीं करेंगे, जैसा मैंने अभी जो मैसेज आज भेजा था उस मैसेज में स्पेसिफिकली लिखा था मैंने, इंफॉर्मेशन विल बी हेल्पफुल टू अस टू फॉर सक्सेस only if we apply it, है ना? It will only be converted to knowledge if it is applied. Otherwise it will just only be a information on the piece of paper. ये जो भी मैंने आपसे शेयर किया या आप लोगों से बात की है, ये इसमें से बहुत सारी चीजें आपको नेट के ऊपर अवेलेबल मिल जाएंगी। आपका गूगल मास्टर है तो वो सारी चीजें आपको, मैक्सिमम चीजें आपको दे सकता है, लेकिन उसका एप्लीकेशन कैसे करना ये हम देखते हैं। और ये मैक्सिमम एप्लीकेशन जो है ये आपके गैर पारंपरिक या ऑफबीट कोर्सेस में होगा। देखिए, सिस्टम ऐसा है कि ऑफबीट वाला जो एरिया है, मैक्सिमम स्टूडेंट से जब भी हम बात करते हैं, मैंने पिछले 2 सेशन में भी ये बात कहीं कभी शेयर की थी कि मैक्सिमम स्टूडेंट से बोलते हैं कि हमको इंजीनियरिंग नहीं करना, कुछ तो भी अलग करना है। वो क्या अलग करना है ये अभी समझ में नहीं आ रहा, कब समझ में आएगा मालूम नहीं, कैसे करना है ये भी मालूम नहीं, और क्या करने से क्या होगा ये जब तक के समझ में नहीं आता है, मुझे लगता है कि इट इज नॉट दैट इजी। ठीक है, तो सर देखेंगे क्या होता है। गैर पारंपरिक कोर्सेज में सबसे पहला हम बीटेक ही लेते हैं, लेकिन ये बीटेक के जो रेगुलर ऑप्शन जिसको आप कोर इंजीनियरिंग के कोर्सेज कहते हैं,
मतलब मैकेनिकल हो गया, सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, आईटी हो गया, ये जो रेगुलर कोर्सेज है, इन रेगुलर कोर्सेज के अलावा एक 4-5-6 कोर्सेज मैंने निकाले हैं जो कि अपकमिंग भी है और मेरे ख्याल से इसके बहुत सारे कॉलेजेस भी है, इंस्टीट्यूशंस भी है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स भी है। कुछ एक ऐसे कोर्सेज है जिसके स्पेसिफिक और लिमिटेड कोर्सेज के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जैसे बीटेक इन सेफ्टी एंड फायर इंजीनियरिंग। मेरे ख्याल से ये कोर्स के बहुत ही लिमिटेड कॉलेजेस है, जैसे फॉर एग्जांपल नागपुर में एक इंस्टीट्यूशन है, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन, नेशनल फायर इंस्टीट्यूट जिसको हम कहेंगे, फायर साइंस के साथ जुड़ी हुई जो इंस्टीट्यूट है वो नागपुर में है। इसके अलावा देहरादून में इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी स्टडीज देहरादून में इंस्टीट्यूट है जो आपको ये पर्टिकुलर बीटेक का कोर्स करवाती है। उसके अलावा कोचीन में एक इंस्टीट्यूट है जो कहलाती है कोची में इंस्टीट्यूट है, कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो आपको स्पेसिफिकली ये कोर्स करवाती है। मुझे लगता है कि ये फायर इंजीनियरिंग के साथ जुड़ा हुआ, सेफ्टी एंड फायर इंजीनियरिंग के साथ जुड़ा हुआ बेहतरीन कोर्स है जो इंडस्ट्री में इमीडिएटली जॉब अपॉर्चुनिटी आपको देता है। एंड साथ साथ में यू कैन स्टार्ट योर ओन सेटअप एंड कंसल्टेंसी विद एंड फॉर फायर सेफ्टी एंड इंजीनियरिंग। बीएससी के साथ में या बीटेक के साथ में एक और कोर्स है, बीएससी का हम थोड़ा बाद में बात करेंगे। बीटेक का एक स्पेसिफिक कोर्स है जिसको हम मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग कहते हैं। नॉट ओनली इन आईआईटीज बट बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में, जैसे कि बिट्स पिलानी हो गया, जैसे कि चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट हो गया, जैसे आपका इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता हो गया, इन इंस्टीट्यूशंस में ये मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग वाला जो कोर्स है, ये कोर्स बहुत ही पॉपुलर है। ऑफबीट कोर्स है, नॉर्मल रेगुलर कोर्स से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन ऐसे भी जितने भी लोग जो प्रोग्रामिंग का काम करते हैं, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम करते हैं, जो कि एनालिसिस का काम करते हैं, तो ऑब्वियसली इनके लिए बीटेक मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग इज वन ऑफ द ब्रांचेस व्हिच कैन बी ऑप्टेड फॉर। इसके साथ साथ में बीटेक फूड टेक्नोलॉजी इज अगेन वन कोर्स व्हिच कैन बी ऑप्टेड फॉर टुडे लुकिंग इनटू द फ्यूचर। इसमें बीटेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा एनालिसिस और डेटा माइनिंग, ये ऑलरेडी पिछले साल आईआईटी हैदराबाद में और आईआईटी तिरुपति में ये कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं। इसके साथ साथ में बीट्स में और काफी सारी यूनिवर्सिटीज में, बॉम्बे यूनिवर्सिटी में भी है और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में ये कोर्स है। डेटा एनालिसिस या डेटा रिसर्च ये एक इंडिपेंडेंट विषय है जो कि ऑफबीट भी है, अनकन्वेंशनल भी है, लेकिन बहुत डिमांडिंग है। इसके बारे में थोड़ा विस्तार पूर्वक एक बार बात करेंगे। बीटेक डिजाइन एंड बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, ये दो और ऑफबीट कोर्सेज हैं जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम, लेकिन ये भी किए जा सकते हैं अगर मुझे जनरल इंजीनियरिंग नहीं करना है तो की बात कर रहा हूं मैं। इसमें बीटेक नैनो टेक्नोलॉजी भी है जो कि आप कर सकते हो कंफर्टेबली। स्पेसिफिक अपकमिंग एरियाज हैं जो नॉन कन्वेंशनल है। इसमें बीएससी के कुछ कोर्सेस हैं, जिसमें से बीएससी, जैसा मैंने बोला, बीएससी एग्रीकल्चर ये बहुत ही कन्वेंशनल कोर्स है, लेकिन बीएससी एनवायरमेंटल साइंस और एपिडेमियोलॉजी के साथ में अभी कुछ नए कोर्सेज ऐड ऑन हुए हैं। जो कोविड-19 का सिचुएशन चल रहा है, इस सिचुएशन को मैनेज करने के लिए हमें ऑब्वियसली स्पेशलाइज्ड लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो ऑब्वियसली इसके लिए भी कुछ कोर्सेज, अपकमिंग कोर्सेज हैं। बीएससी की जो मैं बात कर रहा था, तो बीएससी स्टैटिस्टिक्स, बीएससी ऑनर्स, ये सारे बीएससी एमएससी ऑनर्स वाले कोर्सेज हैं। बीएससी स्टैटिस्टिक्स, बीएससी मैथमेटिक्स एंड एमएससी क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स, ये तीन जो कोर्सेज है, मेरे ख्याल से ये ऑफबीट कोर्सेज है, मैक्सिमम लोगों को मालूम नहीं है। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन कोलकाता में ये इंडिपेंडेंट कोर्सेज रन होते हैं, इसकी एंट्रेंस एग्जाम होती है। ऑब्वियसली इस साल इसकी डेट निकल चुकी है, लेकिन अगले साल के लिए जो बच्चे 12th स्टैंडर्ड अभी अपीयर करके अगले साल के लिए करने वाले हैं, वो बच्चे इसकी एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। 11th स्टैंडर्ड में जो स्पेसिफिकली इस साल बच्चे हैं, वो दिसंबर में इस एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म भी भर सकते हैं एंड दे कैन गो इन फॉर दैट। सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लगभग डेट जो है फॉर्म फिलिंग के, वो जनवरी से लेके मार्च तक के ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के फॉर्म फिलिंग डेट्स होते हैं। तो 11th स्टैंडर्ड वाले बच्चे स्पेसिफिकली ध्यान रखेंगे कि वो दिसंबर से अपने आप को प्रिपेयर करेंगे फॉर्म फिलिंग के लिए, बहुत सारी एग्जाम्स के लिए। अदरवाइज जो गलती 12th स्टैंडर्ड के इस साल के बच्चों ने की है वो आपने नहीं करनी चाहिए, ये यू हैव टू बी अवेयर अबाउट इट। मुझे ऐसा लगता है कि बीटेक या बीएससी ये दो ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें फाइनेंशियल्स के साथ में जुड़े हुए ढेर सारे कोर्सेज उपलब्ध है। डेटा एनालिसिस, डेटा मैनेजमेंट, डेटा माइनिंग एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। इसके साथ साथ में एक और ऑफबीट कोर्स है, जैसा फार्मेसी मैंने ये कन्वेंशनल एरिया आपको बताया था, वैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट या आईपीआर जो है, इस आईपीआर के साथ जुड़े हुए बहुत सारे कोर्सेज ओपन है जो कि आप कर सकते हैं।
1 ईयर्स डिप्लोमा, 2 ईयर्स डिप्लोमा, 11 12 स्टैंडर्ड के बाद में भी कुछ ऐसे कोर्सेज है जिसमें स्पेशलाइजेशन आपको आईपीआर में मिलता है। फॉर्चुनेट इनफ राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट नागपुर में है, फॉर्चुनेटली। तो जो नागपुर वाले स्टूडेंट्स मेरी बात सुन रहे हैं वो थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान देंगे कि आने वाले कुछ सालों में आईपीआर के लॉज, ये एक इंडिपेंडेंट विषय, जैसे इंटरनेशनल लॉज ये स्टडी का इंडिपेंडेंट विषय है, वैसे आईपीआर के साथ जुड़े हुए लॉज जितने भी है उसके ऊपर भी ये एक ऑफबीट प्रोफेशन है और इसके ऊपर भी ढेर सारे कोर्सेज अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल जैसे प्रोजेक्ट राइटिंग इज वन ऑफ द की एरियाज wherein you can independently write projects, maybe for pharmaceuticals, maybe for banks, maybe for many people who want to start their business but are not aware about writing different projects. मुझे लगता है ये जितने भी ऑफबीट कोर्सेज है इनके साथ में कुछ और एडिशनल प्रोफेशंस है जिसके बारे में मैं बात करूंगा, ठीक है। एंड इन सभी प्रोफेशंस में हम कुछ प्रोफेशंस को देखते हैं, जैसे यूट्यूबर नया प्रोफेशन है। आप सभी लोग अभी डिजिटल मीडिया का यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली यूट्यूब के ऊपर अपलोड करने वाली जितनी भी चीजें हैं उसमें काम कर यूट्यूबर है। उसके साथ साथ में एप्लीकेशन डेवलपर्स इज वन ऑफ द ऑफबीट एरियाज, ऑफबीट करियर ऑप्शंस है और प्रोफेशन है। उसके बाद में एक्चुअल साइंस जिसको हम कहते हैं, मैथमेटिक्स या न्यूमेरिकल्स के साथ काम करने वाले जितने भी लोग हैं वो इसके साथ में ज्यादा बेहतर काम कर पाएंगे एक्चुअल साइंस के साथ। उसके बाद में वीएफएक्स डिजाइनिंग है, यूआई और यूएक्स डिजाइनिंग है, कस्टमर इंटरफेस जिसको हम कहेंगे इंटरफेस के साथ काम करने वाला है। स्पेसिफिकली इन डिजाइनिंग, इथिकल हैकिंग, दीज आर सम ऑफ द एरियाज व्हिच यू कैन वर्क विद। जो साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं उसको कंफर्टेबली ले सकते हैं। यस, मैथमेटिक्स फिजिक्स के साथ जो काम कर चुके हैं 11 12 में, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ हद तक के उनका रीजनिंग एबिलिटी, कुछ हद तक के उनका प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एबिलिटी है वो एज कंपेयर टू कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के बच्चों से थोड़ा सा ज्यादा होगा, ऐसा मुझे लगता है। और अगर वो है तो ऑब्वियसली इन एरियाज में वो स्टूडेंट्स ज्यादा बेटर काम कर पाएंगे। एक और अपकमिंग एरिया है साइंस के साथ जुड़ा हुआ बेहतरीन प्रोफेशन है जिसको हम फ्रीलांस टीचिंग कहेंगे। थोड़ा सा विचार करने वाली बात है कि जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, आप साइंस के किसी भी सब्जेक्ट को, थोड़ा आवाज कम आवाज, आप साइंस के किसी भी सब्जेक्ट को अगर आप देखेंगे तो अच्छे टीचर्स के पास में हमेशा भीड़ लगी होती है। तो जैसे अच्छे टीचर्स के पास पर्सनली या फिजिकली भीड़ लगी होती थी 6 महीना पहले, वैसे ही अभी ऑनलाइन टीचिंग करने वाले जो बेहतरीन टीचर्स हैं उनके पास भी लोग जा जाके, मतलब एकलव्य के जैसे उनके पास में लॉग इन कर करके लोग आएंगे और वो पढ़ाएंगे। सो इफ यू हैव द एबिलिटी टू टीच साइंस, believe me, there are very few teachers, good teachers available to teach physics, to teach mathematics and specifically to teach chemistry also. ये सब्जेक्ट्स अगर आप पढ़ सकते हो और पढ़ा सकते हो तो मेरे ख्याल से फ्रीलांस टीचिंग इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोफेशंस टुडे एंड कमिंग 5 7 10 years of time. इसके बाद में इंटरनेट मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, ऑब्वियसली ये मैनेजमेंट के साथ जुड़े हुए सब्जेक्ट्स है, लेकिन जिन्होंने साइंस किया है वो ज्यादा बेहतर इसको कर सकते हैं। इसमें एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का मार्केटिंग, नॉट ओनली एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का मार्केटिंग, लेकिन वेजिटेबल्स का, फूड्स का और पैकेज किए हुए फूड्स का जो मार्केटिंग है, मैन्युफैक्चरिंग, रीपैकिंग, सेलिंग, ये जो बात है, ये बात बहुत सारे ये स्टूडेंट्स जो है जो ऑफबीट करियर या प्रोफेशन करना चाहते हैं इसमें जाएंगे। इस समय मुझे ऐसा लगता है कि सारे पेरेंट्स जो भी मेरी बात सुन रहे हैं, एक चीज फ्रेम में से आप निकाल देंगे, कितने सालों से हम वही कन्वेंशनल प्रोफेशंस को सिलेक्ट करते आए, और ये सारे कन्वेंशनल प्रोफेशंस को सिलेक्ट करने के बाद हमें ऐसा लगता आया है कि दिस इज गोइंग टू गिव अस स्टेबिलिटी और दिस इज गिविंग अस स्टेबिलिटी इन लाइफ। अल्टीमेटली हम पढ़ाई क्यों करते हैं? जैसे कि स्टूडेंट्स को पूछा जाता है तो वो बोलते हैं कि हमें पैसा चाहिए, हमें जॉब चाहिए। जॉब अपॉर्चुनिटी कितनी अवेलेबल है मुझे अभी नहीं मालूम, वेरी अनसर्टन। कोविड-19 के बाद में सिचुएशन कैसी है आज प्रेडिक्ट करना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। एटलीस्ट हिंदुस्तान जैसे देश में जहां पे बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटी ही थोड़ी सी प्रॉब्लम में है, हमने बहुत सारा कोप अप किया है, हमने बहुत कोशिश की है, हम बहुत सारे एफर्ट्स कर रहे हैं, हमारे मेडिकल साइंस वाले जितने भी लोग हैं या फार्मेसी वाले जितने भी लोग हैं वो काम कर रहे हैं, लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटी यहां से 5 साल में हमारे यहां कैसे रहेगी, ये फिर से एक बार सोचने वाली बात है। और अगर वो नहीं रहेगी
तो मुझे लगता है कि ऑफबीट या अनकन्वेंशनल जो प्रोफेशंस है उसमें अगर कोई घुसता है तो क्या हर्ज है, उसमें अगर कोई एंट्री करके अपनी पढ़ाई के साथ साथ में अपने पैसा कमाने का जरिया भी अगर वो ढूंढता है तो व्हाई नॉट, दैट इज बिग क्वेश्चन मार्क विच इज इन फ्रंट ऑफ मी राइट नाउ। पढ़ने से पैसा मिलेगा ऐसा कहां लिखा हुआ है? मेरे ख्याल से उस पढ़ाई को जो भी आपने किया है उसका एप्लीकेशन जब तक कि आप नहीं करेंगे तो पैसा कहां से मिलेगा? People will only give you money if you give them application of those things whatever you have studied. Now if that is so, ये जितने भी प्रोफेशंस में बात कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल डेयरी प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस डेयरी प्रोडक्ट को अभी ये लॉकडाउन के पीरियड में 50-55 दिनों में हमने देखा है कि खाने की चीजों में कभी किसी को बड़ा प्रॉब्लम नहीं रहेगा, अवेलेबल भी रहेंगी और लोग खरीदेंगे भी। आप क्वालिटी लोगे तो ऑटोमेटिकली लोग खरीदेंगे। जैसे बेकरी एंड कन्फेक्शनरी इज वन ऑफ द ऑफबीट प्रोफेशन विच नॉर्मली पीपल डोंट गो इन फॉर। आप देखिए जितने भी बेकरी और बेकरी प्रोडक्ट्स है, सेट माइंड के साथ में या माइंड फ्रेम सेट होने के साथ में, जिन लोगों की ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बेकरी है वही बेकरी शुरू करते हैं। नई बेकरी कितने लोगों ने पिछले 5 साल में स्टार्ट किया आपके एरिया में, आप देख लीजिए एक बार। और अगर ऐसा नहीं है, स्टार्ट नहीं किया है, तो ये क्या ये अपॉर्चुनिटी हमारे सामने नहीं है? पैकेज फूड प्रोडक्ट इज वन अगेन ऑफबीट एरिया। वाइन टेस्टिंग, जैसे टी टेस्टिंग होता है वैसे वाइन टेस्टिंग इज अगेन वन ऑफबीट एरिया। ऐसे ढेर सारे ऑफबीट एरियाज हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल करके पूछा था कि सर हमको मर्चेंट नेवी में जाना है, क्या करना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है कि ऑफबीट एरिया है, कॉमन आदमी नहीं जाता है, इसलिए बहुत सारे लोगों को मालूमात नहीं है। इंडियन मैरीटाइम इंस्टीट्यूट का एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जो देके कंफर्टेबली आप मर्चेंट नेवी के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो। जैसे पायलट बनने के लिए जब छोटे बच्चे होते हैं ना तो हवाई जहाज उड़ाते नकली ऐसे जूम करके करते है ना, नकली हवाई जहाज लेके घूमते हैं। उसको एक तमन्ना, एक इच्छा रहती है कि मैंने भी जिंदगी में कभी पायलट बनना है और कभी तो भी जिंदगी में मैंने हवाई जहाज उड़ाना है। सो डू यू वांट टू बिकम अ पायलट? इफ यस, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी है, राइट, वेल एंड गुड। मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स कॉम्बिनेशन चाहिए आपको 10+2 के लिए, 10+2 में, एंड कंफर्टेबली यू कैन बिकम अ पायलट प्रोवाइडेड यू अंडरगो अ ट्रेनिंग। एंड डीजीसीए का हर साल करीब 12 हिंदुस्तान के 12 सेंटर्स में एक एग्जाम होता है, उस एग्जाम को क्लियर करते हैं। 50 घंटे का फ्लाइट का ट्रेनिंग आपका होता है। 50 घंटे अगर आपने फ्लाइट कंप्लीट की है तो आपको पायलट का लाइसेंस मिलता है एंड यू कैन बिकम अ पायलट। आर्म फोर्सेस में जाने के लिए ऑब्वियसली आपको एनडीए करना पड़ेगा, सीडीएस देना पड़ेगा, बहुत सारे मल्टीपल एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ेंगे। लेकिन ये ऑफबीट एरियाज में एंटर करने के लिए एंट्रेंस एग्जाम तो है, नो डाउट, लेकिन कंपैरेटिवली आपके घर के आसपास में किस कॉलेज में क्या क्या अवेलेबल है, ये ऑफबीट एरियाज जो मैंने आपसे बताया, ये ऑफबीट एरियाज में कौन कौन सी चीजें अवेलेबल है, ये एक बार आप देखने की कोशिश कीजिए। आई थिंक इट विल बी बेनिफिशियल फॉर अस टू एंटर इनटू दी नॉन कन्वेंशनल और ऑफबीट एरियाज राइट अवे। हम एक छोटी सी स्टोरी सुनते हैं। मैं मेरे बच्चों को सर्कस ले जाया करता था। इस सर्कस में एक बहुत बड़े हाथी को एक कुत्ते की चेन से, इतनी छोटी सी कुत्ते की चेन से बांध के रखते हैं। अभी तो हाथी से कोई काम नहीं करवाया जाता, लेकिन उसको बांध के रखते हैं क्योंकि उसको लाया हुआ है कहीं से। और उस हाथी के ऊपर में एक छोटा सा माहौल जो रहता है 2x2 का, वो एक त्रिशंकु लेके बैठता है और ये छोटा सा माहौल जो है वो उस हाथी को कंफर्टेबली मैनेज कर लेता है। ठीक है, तो हमने माहौल से पूछा कि भाई इतना बड़ा हाथी है, 12-15 फीट का हाथी है, इतने से कुत्ते की चेन से उसको बांध के कैसे रखते हैं? कभी हाथी तोड़ के जंगल भागता नहीं है। तो बोले साहब क्या करेंगे, जब ये 3 महीने का बच्चा था तब हम इसको लेके आए थे और इसको उस चेन से बांध के रखा। तब वो चेन उसके लिए बहुत बड़ी थी, इस चेन से उस बच्चे को हमने बांध के रखा और वो चेन तोड़ने की पूरी कोशिश करता था, बहुत कोशिश करता था, लेकिन हम उसको चेन से बांध के रखते थे। जितनी बार ये कोशिश करता था उतनी बार उसके पैरों को दर्द होता था और खून निकलता था, पेन होता था उसको। तो हाथी ने भी एक बार सोचा कि मैं खड़ा रहता हूं शांति से, देखता हूं क्या होता है। जैसे हाथी एक दिन खड़ा हो गया, वो चेन थोड़ी सी नीचे हो गई, उसको दर्द कम होने लगा और माहौत ने आके उसके सर के ऊपर से हाथ घुमाया कि वेरी गुड, वाह बेटा, बहुत अच्छे, शाबाश, अभी यहां से हिलना नहीं है, जैसे है वैसे रहोगे तो पेन कम होगा, जैसे है वैसे रहोगे तो हम आपको कुछ देंगे। तो उस हाथी के बच्चे को उस माहौत ने गाजर लाके, उसने केले लाके दिया, गन्ना लाके दिया, जो हाथी को पसंद है। तो एलिफेंट, बेबी एलिफेंट वाज वेरी हैप्पी। व्हाई ही वाज हैप्पी? ही सेड कि मुझे बगैर कुछ किए सारी चीजें कंफर्टेबली मिल रही है और मुझे पेन भी नहीं हो रहा है, मुझे किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, तो मैं ऐसे ही खड़ा रहता हूं। माहौत कहता है आगे
कि साहब 12-15 साल हो गए, हाथी बड़ा हो गया, चेन उतनी की उतनी है, हाथी भले बड़ा हो गया, चेन उतनी की उतनी है। चाहे जब हाथी इतना शक्तिमान, इतना बलशाली हो गया है कि चाहे जब वो चेन को तोड़ सकता है, लेकिन हमने क्या किया, हमने उसका कंडीशनिंग किया है। ये जो सर के ऊपर हाथ घुमाने वाली बात है, इसको मैं कंडीशनिंग बोलता हूं। हमने उसका निगेटिव एंड पॉजिटिव मतलब रीएनफोर्स के साथ, फोर्स के साथ में हमने उसका कंडीशनिंग किया है। और ये कंडीशनिंग इतना मजबूत है कि ये सारे कन्वेंशनल जो एरियाज है, इसी एरियाज में जाने के बाद मेरी जिंदगी सफल होगी, मुझे सक्सेस मिलेगा, लोग अप्रिशिएट करेंगे, मुझे पैसा मिलेगा, मेरी लाइफ सेटल हो जाएगी, ऐसा हम समझते आए हैं। शायद ये 55 दिन के लॉकडाउन ने, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं एक तार हमारे अंदर में एक तार हिलाया है, जो कहता है कि बस अब ये कंडीशनिंग जो किया है ना कन्वेंशनल वाला, इस कन्वेंशनल वाले कंडीशनिंग को थोड़ा सा हटाया जाए, थोड़ा सा कम किया जाए, ये जो बंधन है इन बंधनों को तोड़ा जाए और कंफर्टेबली थोड़ी अलग दिशा में सोचा जाए। ये हमारे लिए शायद नहीं हो सकता, हमारे एज के लोगों के लिए, लेकिन ये हमारे आने वाले स्टूडेंट्स के लिए 100% हो सकता है कि सेट पैटर्न को, सेट फॉर्मेट को, सेट फ्रेम को थोड़ा सा साइड में रख के, अलग रख के एक बार सोच के तो देखो। अभी समय है, जून जुलाई तक के वैसे भी एडमिशन प्रोसेस शुरू नहीं होती है क्योंकि रिजल्ट ही आने वाले हैं। उसके बाद में एडमिशन प्रोसेस जब शुरू होगी, तब आपके जो मिले हुए मार्क्स है वो, आपकी जो अवेलेबिलिटी है वो, और अवेलेबिलिटी के साथ साथ में आगे आने वाली जो अपॉर्चुनिटीज है, इन अपॉर्चुनिटीज को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों ने डिसीजन लेना चाहिए कि वाकई में वी शुड एंटर इनटू द कन्वेंशनल कोर्स और वी शुड गो इनटू द नॉन कन्वेंशनल या अनकन्वेंशनल एरियाज। बहुत सारी बात मैंने आपसे की है, होपफुली इन सारी चीजों को आपने नोट करके रखा है। जिन लोगों के पास में रिकॉर्डिंग फैसिलिटी है वो रिकॉर्डिंग ऑलरेडी है। यूट्यूब में हमारा एक चैनल है अमर दामले के नाम से, उस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, तो आगे भी बहुत सारे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। नीट की एग्जाम के बारे में जैसे कि बात करने के लिए बोल रहे हैं, तो पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि नीट का जो प्रिपरेशन है, मतलब अगर हम सोच के चल रहे हैं कि हमको एमबीबीएस में जाना है, अगर हम ये सोच के चल रहे हैं कि हमको मेडिसिन के साथ में जुड़ के काम करना है, तो मुझे लगता है कि हमारे पर्सनालिटी के 4-5 एरियाज में हमने एक बार झांक के फिर से देखना है। मैंने टेम्परामेंट की बात की थी आपसे, हमारा सोशल टेम्परामेंट है क्या, ये एक बार हमने देखना है। हमारे अंदर में कंसिस्टेंसी या परसिस्टेंट अप्रोच है क्या, ये स्टूडेंट्स ने और पेरेंट्स ने दोनों ने एक बार देखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारे पास में फाइनेंसेस अवेलेबल है क्या आने वाले 12 साल के लिए। जो सेंटेंस में जो बात आपको बोल रहा हूं, बात बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। पिछले 20 साल में स्पेशलाइजेशन का ही टाइम है। प्लेन एमबीबीएस करके लोग सक्सेसफुल होते थे, हो रहे थे, अभी भी होते हैं, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन इट इज गोइंग टू टेक लॉट ऑफ टाइम। प्लेन एमबीबीएस करके आप जनरल प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो। आप 50 रुपए, 25 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए एक पेशेंट से लेके कंफर्टेबली अपनी रोजी रोटी कमा सकते हो। आप सोशल एंगल भी उसको देके लोगों की सेवा भी कर सकते हो, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन स्पेशलाइज्ड होने के बाद में जो सोसाइटी में रिस्पेक्ट आपको मिलती है, जो एक्सपर्टीज आपको मिलती है, जो काम बेहतर तरीके से आपको करने को मिलता है, आप देखोगे शरीर में जितने बॉडी पार्ट्स है, हर बॉडी पार्ट के लिए स्पेशलिस्ट है। मतलब कभी कभी तो मजाक मजाक में हम कहते हैं कि एक किडनी का, मतलब लेफ्ट किडनी का अलग स्पेशलिस्ट अभी होगा और राइट किडनी का अलग स्पेशलिस्ट होगा। स्पेशलाइजेशन का ही जमाना है। आप भले ही डिग्री करो या मत करो, हाँ, लेकिन अगर आपके पास स्पेशलाइजेशन है तो लोग ही आपको अप्रिशिएट नहीं करते, इंडस्ट्री आपको एक्सेप्ट करती है। सो दिस इज द टाइम फॉर स्पेशलाइजेशन। जो लोग नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी, ऑब्वियसली नीट कब होगी मालूम नहीं, 26 तारीख की डेट डिक्लेयर की है, वो आगे एक्सटेंड होती है नहीं होती, नॉट वेरी श्योर। फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं, परसिस्टेंस एंड पेशेंस इज मस्ट फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू गिव नीट। जैसे नीट की एग्जाम के लिए परसिस्टेंस चाहिए, क्योंकि हमारे भी बहुत सारे मित्र हैं जो मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। इन लोगों से कभी कभी जब इंटरेक्शन होता है तो समझ में आता है कि बॉस शायद बोल रहा हूं, हमारे लिए प्रोफेशन सही नहीं था। अगर हम जाते थे तो पॉसिबली यस। मेरे जैसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा लोगों से बात करने में उत्साहित है या बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट है, मेरे जैसा व्यक्ति शायद उस एरिया में, उस डोमेन में बहुत ज्यादा काम शायद नहीं कर पाता, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा रिसर्च इंक्लिनेशन चाहिए, वहां पे एक जगह पे एक साथ एक बार रिपीटिशन करने की आदत चाहिए, और सबसे बड़ी बात बहुत 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 ज्यादा पेशेंस लगता है।
डूइंग MBBS एंड पोस्ट ग्रेजुएशन एंड बीइंग अ डॉक्टर इज अ गेम ऑफ 15 लॉन्ग ईयर्स। 12 से 15 साल का ये गेम है। कैसे? 10th स्टैंडर्ड के बाद में 2 साल आप नीट की प्रिपरेशन करते हो। 2 साल के बाद अगर एडमिशन आपकी होती है मेडिकल कॉलेज में तो आप MBBS करते हो 4.5 साल का। 4.5 साल के बाद में 1 साल का कंपलसरी आपको इंटर्नशिप करना पड़ता है। उसके बाद कम से कम आपको साल से 2 साल के बीच में आपको पीजी प्रेप लगता है। जैसे मैंने बोला पीजी प्रेप मतलब पीजी का प्रिपरेशन लगता है। अब जो लोग इंटेलिजेंट हैं, जो कर सकते हैं, वो जल्दी भी कर लेते हैं, लेकिन मुझे जो स्पेशलाइजेशन चाहिए वो मिलने के लिए मुझे 2 साल का पीजी प्रेप लगता है। उसके बाद पीजी में एडमिशन होती है, फिर 2 साल का पीजी होता है और तब जाके कहीं, मतलब ये 2 साल पीजी के, 2 साल प्रिपरेशन के, 1 साल इंटर्नशिप का, 5 साल हो गए। 4.5 साल आपके कम से कम बात कर रहा हूं MBBS के, और 2 साल आपके 11वीं 12वीं वाले। ऐसे कुल मिला के ये 10 से 12 साल का प्रावधान आपको करना पड़ेगा। यू हैव टू बी पेशेंट फिजिकली, यू हैव टू बी पेशेंट मेंटली और इमोशनली, यू हैव टू बी पेशेंट फाइनेंशियली एंड यू हैव टू बी सोशली पेशेंट इक्वली। तो नीट की प्रिपरेशन करने वाले लोगों के पास बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए। जिनके पास ये पेशेंस है वो उसकी तैयारी करें। मल्टीपल ऑप्शन नीट के साथ में मैंने आपको बताया, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जिन्होंने लिया हुआ है उनके साथ में ढेर सारे ऑप्शंस हैं, कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल। आज सुबह ही एक फ्रेंड के साथ बात कर रहा था, तो फार्मेसी में डिप्लोमा और डिग्री फार्मेसी, ये 2 ही ऑप्शन बहुत सारे लोगों को मालूम है, ठीक है। लेकिन 5 साल का एक और भी कोर्स चलता है। इस कोर्स में यू आर एलिजिबल इवन टू प्रेस्क्राइब द प्रोडक्ट। जो PCI रिकमेंडेशंस है उसके हिसाब से आने वाले हो सकता है कुछ सालों में यू मे बी एबल टू प्रेस्क्राइब द प्रोडक्ट एज वेल एज यू विल बी लेबल्ड एज डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। एंड ये 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है। बहुत कम यूनिवर्सिटी में ये कोर्स है और ये अनकन्वेंशनल या ऐसे डोमेन में आता है जो बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है। फार्मेसी से जुड़े हुए लोगों को शायद मालूम होगा, लेकिन कॉमन व्यक्ति को नहीं मालूम है। तो मुझे लगता है कि जिस डोमेन में आपको जाना है उसमें कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल कौन कौन से एरियाज है, इसके बारे में थोड़ा बैठ के चिंतन करने की जरूरत है। फिर एक बार रिपीट करूंगा कि अपना एप्टीट्यूड टेस्ट लॉकडाउन खत्म होने के बाद में कीजिए। हमारे साथ में संपर्क में रहिए। ये जो भी वीडियोस है आप शेयर करते रहिए तो मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा। बगैर कागज पेन लेके बैठे कोई भी डिसीजन इमोशनली मत लीजिए। आराम से बैठ के विचार कीजिए, सोचिए और उसके बाद डिसीजन लीजिए। बहुत सारे मैनेजमेंट और फाइनेंस से जुड़े हुए, कॉमर्स के साथ जुड़े हुए बहुत सारे एरियाज हैं, अनकन्वेंशनल एरियाज है, जिसके बारे में नेक्स्ट सेशन में मैं आपसे बात करूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।